तो भाई स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम नजर डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आईपीएल अपडेट्स पे। और जब बात आ जाती है आईपीएल अपडेट की, सबसे पहली अपडेट हमें कल के दिन देखने को मिली एलएसजी कैंप से, जहां से यह खबर आई कि जहीर खान कंफर्म हो चुके हैं एज ए एलएसजी मेंटर। बहुत दिन से खबरें चल रही थी कि जहीर खान नए एलएसजी के मेंटर बन सकते हैं, लेकिन कल के दिन एलएसजी ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि पहले तो गौतम गंभीर मेंटर हुआ करते थे एक वक्त पे, लेकिन अब आ रहा है नया मेंटर, नन अदर देन स्विंग किंग जहीर खान। सच बताऊं तो भाई मेरे को हमेशा से ये लगता रहा है कि जहीर खान को हम उतनी इज्जत देते नहीं हैं जितनी इज्जत वो असल में डिजर्व करते हैं। भाई एक वक्त पे इंडिया की कितनी ज्यादा उम्मीदें उन पे टिकी होती थी ये हम सब भूल चुके हैं। हम कई लोगों को जो उनसे थोड़े से नीचे के प्लेयर्स हैं उनको फिर भी इज्जत देते हैं, लेकिन जहीर खान का जिक्र कहीं भी नहीं होता है। तो यहां पे मैं लखनऊ वालों को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने जहीर खान को ये जो मेंटर बनाया है, असल में उनको वो इज्जत दी है जो वो डिजर्व करते थे। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एलएसजी कैंप से ही कुछ और बहुत बड़ी खबरें आई। ऐसे 3 बड़े प्लेयरों के नाम सामने आए जिनको एलएसजी मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करने को देख रही है। इन तीनों ही नाम को सुन के आप चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि लखनऊ आखिर इन तीनों को क्यों रिलीज करना चाहती है। सबसे पहला नाम यहां पे जो है वो है नन अदर देन एलएसजी के कैप्टन केएल राहुल का। देखो वैसे तो पिछले काफी दिन से ये हवा चल रही थी कि केएल राहुल अगले सीजन में एलएसजी को छोड़ सकते हैं और आरसीबी जो है वो केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करने को देख सकती है। उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि भाई यूं ही आरसीबी ट्रेड नहीं कर सकती है। अगर आरसीबी को केएल राहुल को खरीदना है तो लखनऊ को अपनी मर्जी से केएल राहुल को पहले रिलीज करना होगा और फिर आरसीबी को मेगा ऑक्शन में बोली लगानी होगी केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। लेकिन कल के दिन भाई एक खबर यह भी सामने आती है कि हाल ही में केएल राहुल जो है वो लखनऊ के ओनर संजीव गोयनका से कोलकाता में मिले और केएल राहुल जो है वो लखनऊ में रिटेन होना चाहते हैं, लेकिन एलएसजी के ओनर की तरफ से उनको एश्योरिटी नहीं मिल रही है। एलएसजी के ओनर ने केएल राहुल से कह दिया है कि भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, भाई थोड़ा सा संभल जाओ, एक बार रिटेंशन के रूल सामने आ जाए उसके बाद तुमको एश्योरिटी दे देंगे कि तुमको रखना है या नहीं रखना है। यहां पे भाई मैं लखनऊ के ओनर की दिल की भावना समझ सकता हूं, क्योंकि भाई देखो केएल राहुल पिछले 3 साल से लखनऊ के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी कप्तानी में एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए हैं, 2 बार प्लेऑफ में जरूर ले गए हैं लेकिन प्लेऑफ में जाके बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाए हैं। और वहीं पे अगर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई चाहे 2022 की बात कर ले, चाहे 2023 की बात कर ले और 2 पल के लिए चाहे 2024 की बात कर ले, उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो अप टू द मार्क नहीं रही है। तो लखनऊ वालों को लगता है कि जब आज के जमाने में अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन आ रहे हैं जो 170 180 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, तो क्यों ना उन पे पैसा लगाया जाए। बेकार में केएल राहुल पे 15-16 करोड़ खर्च करने का क्या ही फायदा। इसीलिए लखनऊ थोड़ी सी सहमी हुई है, डर रही है और सोच रही है कि केएल राहुल को अगले सीजन के लिए आगे लेके जाएं या फिर यहीं पे रिलीज कर दें। आपके हिसाब से यहां पे लखनऊ को क्या करना चाहिए, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। केएल राहुल से आगे बढ़ते हुए नजर डालें उस दूसरे नाम पे जिसको लखनऊ आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करने को देख रही है, तो वो नाम है क्विंटन डी कॉक का। देखो भाई ये तो कंफर्म है कि मैक्स टू मैक्स यहां पे 2 ही विदेशी प्लेयर रिटेन करने का मौका मिलेगा, चाहे कैसे भी रिटेंशन रूल्स आए, लेकिन 2 से ज्यादा ओवरसीज प्लेयर रिटेन करने को मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में लखनऊ की जो पहली चॉइसेस रहेंगी वो फिक्स है, निकोलस पूरन और मार्कस स्टोनिस, क्योंकि इन दोनों ने डिकॉक के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूशन दिया है। जहां तक बात रही डिकॉक की विकेट कीपिंग स्किल्स की, तो भाई पूरन जो है वो भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बैटिंग उनसे तेजी से कर सकते हैं और नीचे आके भाई कर सकते हैं। डिकॉक तो ओपनिंग में आते हैं, वहां भी आके कुछ ऐसा खास कर नहीं पा रहे हैं। पिछले सीजन में डिकॉक ने मात्र 22 की एवरेज से 11 मैचों में 250 रन मारे थे, तो लखनऊ ने भी कहा बस बहुत हुआ डिकॉक, अब आप जा सकते हैं। और भाई देखो अगर तुम सोच रहे हो कि स्टोनिस को वो डिकॉक से पहले रिटेन करने को क्यों देख रहे हैं, तो भाई स्टोनिस की हिटिंग कैपेबिलिटी से हम सब वाकिफ हैं और साथ में बंदा बॉलिंग भी करा सकता है, ऑलराउंडर की स्किल्स हैं, तो ऐसे में स्टोनिस का पहले रिटेन होना बनता है कंपेयर टू क्विंटन डी कॉक। ये तो भाई हुए बस 2 प्लेयरों के नाम। अब जो मैं यहां पे तीसरा बड़ा नाम बताने वाला हूं जिसको लखनऊ वाले रिलीज करने को देख रहे हैं, भाई वो नाम सुन के तुम कसम से चौंक जाओगे। हाँ, तो जहां मैंने तुमको वो 2 नाम बता दिए थे जिनको लखनऊ वाले आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करने को देख रहे हैं, अब बारी आती है तीसरे नाम की। वो तीसरा नाम है नन अदर देन हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या का। अब देखो सोचा जाए तो कृणाल पांड्या आईपीएल में एक इंपॉर्टेंट एसेट हैं, दोनों काम अच्छा खासा कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों ही बराबर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लखनऊ वालों का ऐसा मानना है कि कृणाल पांड्या लखनऊ की पिच पे भी स्पिन का उतना बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं जितना उन्हें करना चाहिए था। उनके नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिंग नहीं रहे हैं। भाई लखनऊ जैसे ग्राउंड पे अगर स्पिनर 10 विकेट भी ना ले पाए तो फ्रेंचाइज आखिर उस पर कैसे भरोसा करेगी। बात करें साल 2024 की तो कृणाल पांड्या ने 198 गेंद डाल के मात्र 6 विकेट लिए थे और इन 6 विकेट में से 3 विकेट तो भाई
भाई साहब ने एक ही मैच में ले लिए थे। मतलब बाकी पूरे सीजन में कृणाल पांड्या मात्र 3 ही विकेट ले पाए थे। वहीं पे साल 2023 की बात करें तो वहां कृणाल पांड्या 15 मैचों में 252 गेंद डाले थे, यानी 42 ओवर किए थे और विकेट लिए थे मात्र 9। वहीं पे अगर बैटिंग की बात भी कर लें तो साल 2024 में कृणाल पांड्या ने 14 मैचों में 133 रन जड़े थे 126.67 की स्ट्राइक रेट के साथ। और भाई साल 2023 में तो स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा ही नीचे थी, क्योंकि वहां कृणाल पांड्या ने जड़े थे 15 मैचों में 188 रन विद 113.94 की स्ट्राइक रेट से। तो ऐसे में भैया लखनऊ वालों ने पूरे तरीके से मन बना लिया है इन 3 प्लेयरों को रिलीज करने का। डिकॉक और कृणाल पांड्या का पूरे तरीके से फिक्स है। और जैसा मैंने कहा केएल राहुल को रिटेन करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है रिटेंशन रूल्स पे, जो कि भाई अगस्त के एंड तक आ जाएंगे। ऐसी बीसीसीआई की तरफ से रिपोर्ट आई थी। तो जैसे ही महीना खत्म होगा पता चल जाएगा केएल राहुल को भी और हमको भी कि वो अगले साल के लिए रिटेन हो रहे हैं या फिर रिलीज हो रहे हैं। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई मान लो कि लखनऊ वाले सच में केएल राहुल को रिलीज कर देते हैं, तो तुम्हारे हिसाब से केएल राहुल के लिए बेस्ट टीम कौन होगी अगले सीजन में जहां वो जा सकते हैं? कौन सी टीम को काम आ सकते हैं? फिलहाल तो भाई चारों तरफ सोशल मीडिया पे केएल राहुल को लेके बस मीम्स बनती रहती हैं कि भाई टीमें इसको सामने से पैसा दे रही हैं कि भाई किसी भी टीम में चले जाना, लेकिन हमारी टीम में बताना। वो जो बीच में खबर आई थी आरसीबी में केएल राहुल आने वाले हैं या फिर आरसीबी जो है वो केएल राहुल को शामिल करने को देख रही है, भाई ये सब कुछ झूठ है, बेकार की खबरें हैं। आरसीबी ने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि भाई आरसीबी को ही पता है कि केएल राहुल अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे वो एक वक्त हुआ करते थे। भाई साल 2022 से तो इंडिया से बाहर चल रहे हैं, तो आखिर किसी फ्रेंचाइज का भरोसा उन पे कैसे टिकेगा? हाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि केएल राहुल बैटिंग भी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। किसी टीम को कप्तान की जरूरत है तो कप्तानी वाला दिमाग भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर केएल राहुल का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी करती हैं। लेकिन अब भाई इन चीजों की जरूरत कितनी टीमों को है ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। अब केएल राहुल रिटेन होंगे या नहीं होंगे जैसा मैंने कहा वो तो वक्त जब आएगा तब पता चली जाएगा। लेकिन कल के दिन वक्त आया था श्रेयस अय्यर का और सूर्य कुमार यादव का कि वो खुद को प्रूव कर सकते थे रेड बॉल क्रिकेट के अंदर। जैसा मैंने कल भी बताया था कि इस समय सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर बूची बाबू टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि एक टेस्ट फॉर्मेट की टूर्नामेंट होती है। जहां मैंने कल के दिन आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें श्रेयस अय्यर सुनील नारायण की एक्शन से बॉलिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन आज के दिन भाई साहब की जब बैटिंग करने की बारी आई तो मात्र 3 बॉल पे 2 रन मार के चले गए, क्योंकि भाई बॉलिंग करने की चुल मची है सबको, बैटिंग में हगना है, मस्त जाके बॉलिंग करना है। वहीं पर अगर सूर्या की बात करें जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मैं अब भी अपने आप को टेस्ट क्रिकेट में एस्टेब्लिश करना चाहता हूं, मैं जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट में आना चाहता हूं, उन्होंने भी टेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से कोई बहुत खास पारी नहीं खेली है, 38 बॉल ली है और मात्र मारे हैं 30 रन। उसके बाद वो भी निकल लिए पवेलियन। पर उम्मीद करते हैं कि आने वाली इनिंग्स में सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर दोनों ही कमाल की परफॉर्मेंस दें, क्योंकि भाई चाहे कितनी बातें कर ले हमको इन दोनों की ही अच्छी बैटिंग स्किल्स की जरूरत है। सूर्या का तो भैया T20 में वैसे ही बवाल है और अय्यर का एक वक्त पे टेस्ट में बवाल होने लगा था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो पूरे तरीके से ढीले पड़े हुए हैं। चाहे ओडीआई की बात कर लें, चाहे T20 की बात कर लें या फिर भाई चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, तो भाई जो भी आने वाली इनिंग है उसमें सूर्या और अय्यर दोनों ही शतक मारे, कसम से मजा आ जाएगा। और मुझे लगता है कि सूर्या अगर सच में टेस्ट फॉर्मेट में चल गए ना तो भाई वो बंदा ऐसा प्लेयर है खड़े खड़े ऐसे मैचेस को पलट सकता है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जैसे एक वक्त पे वीरेंद्र सहवाग पलटा करते थे या फिर आज के वक्त पे कभी कभी ऋषभ पंत पलट देते हैं या फिर शार्दुल ठाकुर। चलो भाई बस बहुत हुआ, आज की वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। जल्दी जाके चेकआउट कर लो, वीडियो पसंद आए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।